जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज से हम पुनः हमारी करंट अफेयर की क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, तो पिछले कुछ समय से करंट अफेयर क्लास नहीं लग रही थी, जो हम आज से शुरू कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें करंट अफेयर का जो डिस्कशन होगा वही करंट टू कोर डिटेल वाला डिस्कशन होगा, जो आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें पहला टॉपिक है आपका हुलाक गिबन। दोस्तों, हुलाक गिबन कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये गिबन हाल ही में चर्चा में रहा। चर्चा में रहने का कारण रहा ग्लोबल गिबन नेटवर्क। याद रखिएगा, जो ग्लोबल गिबन नेटवर्क है ना, ये 2020 के आसपास हमें अस्तित्व में दिखाई पड़ता है। और इसको बनाने के पीछे एक इंपॉर्टेंट उद्देश्य रहा कि जो गिबन प्रजाति है, इस प्रजाति को बचाना है। इस पर संकट आ रहा है दुनिया भर में, तो इसको सेव करने के लिए, इसके संरक्षण के लिए कहीं ना कहीं ये व्यवस्था स्थापित की गई है। और इसकी चीन के हैनान प्रांत के हाउकोउ में उद्घाटन बैठक हुई, और इस बैठक के अंतर्गत इस गिबन पर खतरा जो रहा, जो संकट है, उसको लेकर चिंता व्यक्त की गई है। इसलिए ये गिबन चर्चा का विषय है। और ये गिबन हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में तो आ सकता है, क्योंकि ये भारत से भी संबंधित है। हम इसके बारे में जब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भारत में कहाँ मिलता है। तो ये गिबन चर्चा में रहा है, कुछ इस प्रकार का दिखता है। अगर हम देखिए गिबन क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि जो वानर प्रजाति, उसमें एक छोटा और बहुत बुद्धिमान समझदार प्राणी है ये। इसका जो आपसी संबंध की व्यवस्था होती है, पारिवारिक व्यवस्था होती है, वो बहुत बेहतर है। और दोस्तों, इसकी बुद्धि बहुत तेज होती है। और सबसे छोटे बानरों में माना जाता है कौन? ये हुलाकू गिबन। कहाँ मिलता है? अगर इसके निवास की बात करेंगे दोस्तों, तो पूरे विश्व में ये मिलता है। उष्ण कटिबंध जो जोन है ना, और उष्ण कटिबंध के अलावा जो उपोष्ण कटिबंध के जोन है, उन क्षेत्रों में आपको ये दिखाई पड़ता है। लेकिन उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में उन्हीं क्षेत्रों में जहां पर आपको वन मिलेंगे। क्लियर? घने वनों में रहने वाला जीव है ये। क्लियर? अब यहां देखिए कि विशेष तौर पर अगर हम देशों की बात करें कि ये कहां पर सेंट्रलाइज्ड है, तो ध्यान रखिएगा, भारत में, स्पेशली हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में ये गिबन मिलता है। इसके अलावा हम देखें तो दक्षिण चीन में भी हमें ये गिबन देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना है, म्यांमार और बांग्लादेश, ये वो देश हैं, वो जगहें हैं जहां पर आपको ये गिबन देखने को मिलेगा। क्लियर? संकट की स्थिति में है, इसलिए इस पर विचार किया जा रहा है। खतरा किस बात से है? अगर खतरे की स्थिति देखें तो याद रखिएगा कि ये घने जंगल जो प्रदेश है, उन प्रदेशों में रहने के लिए जाना जाता है। और हम देख रहे हैं कि कुछ वर्षों में, पिछले कुछ दशकों में, जो वन क्षेत्र है, यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं विकास के नाम पर चला रहे हैं। बड़े लेवल पर जंगलों को काटा जा रहा है। तो ऐसे में इस गिबन के आवास स्थल जो है वो नष्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये खतरे में आ गया है। जैसे जैसे इनके आवास क्षेत्रों में ह्यूमन्स गतिविधियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे ये खतरे में आ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं इनको खतरा है। और अगर हम इसके संरक्षण की स्थिति की बात करें तो याद रखिएगा कि संरक्षण की स्थिति की दृष्टि से ये जो रेड डाटा बुक होती है, रेड डाटा बुक जो है, सूची जो है, उसमें ये लुप्त प्राय, याद रखिएगा, लुप्त प्राय की स्थिति में है। लुप्त प्राय का मतलब कि लगभग पूरी दुनिया से ये खत्म होने की स्थिति पे आ गए। अगर हम इस गिबन के बारे में बात करें तो याद रखिएगा कि सबसे बुद्धिजीवी प्राणियों में माना जाता है ये वानरों की। और रेड डाटा बुक जो है वो IUCN की बुक होती है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ये 1948 में स्थापित किया गया था। स्विट्जरलैंड के ग्लेंड शहर में इसका मुख्यालय है। हिंदी में इसे अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संस्था के तौर पर आप जानते हैं। और ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर एक जिम्मेदार संस्था है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसकी जो हर 4 वर्ष में रेड डाटा बुक जो जारी होती है, उसमें 9 श्रेणियां हैं, जिसमें जो सबसे उच्च है, लुप्त प्राय वाली स्थिति है, वहां पर आपको ये गिबन देखने को मिलता है। चर्चा में क्यों रहा? तो चर्चा में रहा है कि इसको लेकर जो ग्लोबल गिबन नेटवर्क है, उसने इसकी स्थिति को प्रकाश में लाया है, इसलिए। तो यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए, कहां पर मिलता है, संकट की स्थिति क्या है, IUCN के बारे में चीजें। तो यहां से एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता तो आप निस्संदेह आसानी से लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है यमुना नदी में बढ़ रहा जलस्तर। दोस्तों, आप लोग न्यूज सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो दिल्ली है, उसमें बाढ़ की स्थिति आपको देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी
प्रशासनिक राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र जो है, यहां पर बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है और उसका कारण है यमुना नदी। याद रखिए, यमुना नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और हाल ही में देखा गया कि 1963 के बाद से लगभग 208.13 मीटर से भी ज्यादा यमुना का स्तर हो गया, जो उसके खतरे के निशान से बहुत ज्यादा ऊंचा है, जिसकी वजह से दिल्ली के क्षेत्रों में, यमुना के जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं, वहां पर बाढ़ की स्थिति आ गई है। तो यमुना के जल स्तर के बढ़ने के कारण पूरी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके संकट का सामना कर रहे हैं। इसलिए यमुना नदी जो है वो आपकी हाईलाइट हो चुकी है, तो उसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। इसमें बाढ़ का सबसे बड़ा कारण क्या, एक तो लगातार हो रही वर्षा, दूसरी बात हरियाणा के क्षेत्र से जो बांध है वहां से पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से इसमें जल स्तर और ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम बात करें दोस्तों यमुना की, तो याद रखिए यमुना जो है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जो जिला है, यहाँ पर ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है। ये यमुनोत्री जो है यहाँ से निकलती है और ये बंदर पूंछ, याद रखिएगा बंदर पूंछ जो यहाँ पर श्रेणी दिखती है, वहां से यमुना का उद्गम होता है। लगभग 1435 किलोमीटर से ज्यादा यमुना की लंबाई है और ये प्रयागराज में जाकर गंगा में मिल जाती है और ये एक पवित्र संगम है। ध्यान रखिएगा, यहां याद रखिए कि जो यमुना है वो गंगा में मिलने से पहले कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती है और दाएं किनारे से यमुना के गंगा की इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। लेकिन अगर हम यमुना की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो विशेष तौर पर दक्षिण से, दाएं से चंबल हो, सिंध हो, बेतवा हो, केन हो, ये इंपॉर्टेंट सहायक नदियां। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये सभी नदियां मध्य प्रदेश से जाकर यमुना में मिलती हैं और उसके बाद एक संयुक्त धारा बनाकर सभी नदियां गंगा में मिल जाती हैं। इसका मतलब ये गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। बराबर, गंगा नदी जो है उसमें ये नदी मिल रही है प्रयागराज में। इसके बाद याद रखिएगा कि जो यमुना है इस पे आपको आगरा शहर, आपको दिल्ली, आपको आगरा दिल्ली के बाद जो प्रयागराज में ये मिलते हैं वो स्थान, मथुरा, ये सभी यमुना के तट पर हैं, ध्यान रखना है। तो इसका हमारे लिए सांस्कृतिक महत्व भी है, हम इसको माता का दर्जा देते हैं, हम इसे यमुना मैया कहकर पुकारते हैं। तो इस प्रकार से यमुना जो है उससे रिलेटेड कोई भी साक्ष्य आपसे पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां हुआ था? दोस्तों, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो है वो थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ। थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ और इसमें भारत ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर हम देखें तो सर्वोच्च स्थान जो रहा है वो रहा है जापान का। क्लियर, उसके बाद आता है स्थान किसका? चीन का। और तीसरे नंबर पर स्थान आता है भारत का। भारत ने लगभग 27 पदक जीते। ये 27 पदक में भारत ने 6 गोल्ड जीते हैं, 12 इसमें सिल्वर जीते हैं और लगभग 9 इसमें ब्रॉन्ज मेडल जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भारत की रिकॉर्ड इसमें प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि चाइना दूसरे स्थान पर है, लेकिन चाइना को टोटल 22 मेडल मिले हैं, लेकिन यहाँ पर चाइना को 8 गोल्ड मेडल मिले, इसलिए चाइना दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान, जबकि जापान सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला देश रहा। अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि गोल्ड मेडल से जीते हैं उनमें कौन कौन है? तो याद रखिए, ज्योति यारा जी 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, इनका संबंध दौड़ से है, याद रखिए ज्योति यारा जी। सेकंड है पारुल चौधरी, इन्होंने 3000 मीटर की स्पीड जो चेज है उसको इन्होंने किया, स्वर्ण पदक जीता है। तीसरा है दोस्तों तजिंदर पाल सिंह टू भूला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब्दुल्ला ओबू बेकर ट्रिपल जंप में इन्होंने स्वर्ण जीता है। अजय कुमार सरोज 1500 मीटर स्वर्ण पदक जीता है और मिश्रित रिले टीम जो है उसको भी स्वर्ण पदक मिला है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहां हुई थी, तो आपको उत्तर आपको पता बैंकॉक ऑप्शन होगा या थाईलैंड। इसके बाद आपसे पूछेगा इनमें से किसी खिलाड़ी का नाम लिया जा सकता है, किसने गोल्ड जीता है, तो उसका आप उत्तर बता सकते हैं। खेल से भी इनका संबंध पूछा जा सकता है, आप उत्तर बता सकते हैं। तो ये थी एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिसमें जापान सर्वोच्च रहा और भारत ने भी पिछली बार की तुलना में इस बार अपना प्रदर्शन बेहतर किया है। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? दोस्तों याद रखिएगा, मोदी जी जो है वो अभी फ्रांस की यात्रा पर गए थे। तब फ्रांस की यात्रा पर जब गए थे तो फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो है इमैनुअल फ्रैंको। इनके द्वारा ही मोदी जी को फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है क्या है?
ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर वो प्रदान किया गया। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो फ्रांस का है। और एकमात्र भारतीय जिसे ये सम्मान प्रदान किया गया वो कौन है? मोदी जी। तीसरी बात, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम पूछ ले तो इमैनुअल फ्रैंको का नाम याद रखिएगा। ये भी हो सकता है कि फ्रांस की राजधानी पूछ ले तो क्या है? पेरिस है। पेरिस को आप ग्लैमर या फैशन की नगरी भी कहते हैं। पेरिस जो है दोस्तों सीन नदी के तट पर, ये भी ध्यान रखना है। एफेल टावर जो विश्व प्रसिद्ध है वो भी आपको कहां दिखेगा? फ्रांस के पेरिस में दिखेगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पेरिस के हैं। लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है इसकी वजह से हाईलाइट होने के बाद कि मोदी जी को कौन-कौन से देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया पिछले कुछ वर्षों में? तो याद रखिए उनकी सूची हम लोग देख रहे हैं। पहली बार 2016 में सऊदी अरब जब गए थे मोदी जी तो यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था किंग अब्दुल अजीज शेख। तो ये सम्मान का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, ये सऊदी अरब का सम्मान है जो 2016 में मोदी जी को मिला। फिर 2016 में अफगानिस्तान का सर्वोच्च सम्मान भी मोदी जी को मिला था, अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार। तो ये पुरस्कार 2016 में अफगानिस्तान को सर्वोच्च सम्मान को मिला होगा, मतलब सऊदी अरब का भी प्राप्त है, अफगानिस्तान का भी प्राप्त है। फिर 2018 में फिलिस्तीन में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन पुरस्कार भी मिला हुआ है, मतलब फिलिस्तीन का भी सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को मिला है। कब मिला था? 2018 में। तो ये सऊदी अरब के सम्मान की बात हुई, अफगानिस्तान के सम्मान की बात हुई और फिलिस्तीन के सम्मान की बात हुई। इसके बाद मोदी जी को सम्मान मिला यूएई का, संयुक्त अरब अमीरात का ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मान 2019 में मोदी जी को प्राप्त हुआ। रूस ने भी 2019 में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज अवार्ड दिया मोदी जी को। 2019 में ही मालदीव ने निशान इजुद्दीन पुरस्कार मोदी जी को दिया। 2019 में बहरीन ने भी द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां अवार्ड मोदी जी को दिया। 2020 में आए यूनाइटेड स्टेट्स आर्म फोर्सेस अवार्ड लीजन ऑफ मेरिट, याद रखिएगा लीजन ऑफ मेरिट आर्म फोर्सेस अवार्ड है, अमेरिका ने दिया था मोदी जी को 2020 में। भूटान ने दिसंबर 2021 में ऑर्डर ऑफ द डक ग्वाल्को, भूटान का सर्वोच्च सम्मान है वो मोदी जी को दिया। तो यहाँ पर भूटान का भी सम्मान मिल चुका है। आगे देखें तो 2023 में पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति हैं सुरंगे एस विक जूनियर, इन्होंने एबाकल अवार्ड मोदी जी को दिया है। फिर फीजी के सर्वोच्च सम्मान की बात करें, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी, ये मोदी जी को मिला है। पापुआ न्यू गिनी ने ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगाऊ, ये सम्मान दिया। ये पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को मिला हाल ही में। इसके अलावा 2023 में यूनेस्को के सर्वोच्च सम्मान, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ नाइट, ये भी मिला हुआ है किसको? मोदी जी को। तो इतने सारे देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया है। इनमें से कोई सा भी आपके ऑप्शन में पूछ सकता है, तो आप लोगों को सब याद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपने टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हैं? याद रखिएगा यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल जिन्होंने आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन करके भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई। टेस्ट टीम जब वेस्ट इंडीज दौरे पे जाने वाली थी अभी, तो वहां पर इनको शामिल किया गया टीम में। और डोमिनिका में, वेस्ट इंडीज में जगह का नाम क्या है? डोमिनिका। यहाँ पर जो मैच चल रहा था तो इन्होंने 171 के आसपास रन बनाए और इसके साथ ही इन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला और अपने टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले भारत के 17वें खिलाड़ी बन गए। इनके पहले हम बात करें इंपॉर्टेंट खिलाड़ी की, तो रोहित शर्मा ने भी लगाया है, सुरेश रैना ने भी लगाया है, आपके जो गब्बर हम बोलते हैं उन्होंने भी लगाया है। ठीक है, शिखर धवन गब्बर के नाम से फेमस, याद रख लीजिएगा। तो इन लोगों ने पहले ही शतक लगाया हुआ है और यशस्वी जायसवाल भी सूची में शामिल होता है। नेक्स्ट है लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन याद रखिएगा, देवेश उत्तम। देवेश उत्तम जो है ना दोस्तों, इनको लिथुआनिया में भारत के राजदूत के तौर पर, एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। और ये ध्यान रखना है कि ये सचिव के पद पर अभी तक थे भारत सरकार में और ये 2003 के आईएएस अधिकारी, ध्यान रखिएगा 2003 के आईएएस अधिकारी है। लिथुआनिया जो है दोस्तों यूरोप में देश है जो बाल्टिक सागर के आसपास के देशों में माना जाता है। तो बाल्टिक देश है तीन, उनमें इंपॉर्टेंट लिथुआनिया है। और लिथुआनिया जो है दोस्तों, इसकी राजधानी भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो लिथुआनिया की राजधानी विल्चुन राजधानी है यहाँ की और ये एक इंपॉर्टेंट बाल्टिक देश है। आगे देखें, जून महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? पहले आईसीसी वार्षिक तौर पर अपना पुरस्कार देती थी, लेकिन अब
खिलाड़ियों को और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, उनको इनकी सराहना करने के लिए आईसीसी ने मंथली अवार्ड भी शुरू किए और इसमें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो वानिंदु हसरंगा को मिला। ये ऑलराउंडर है श्रीलंका के, बेहतर स्पिनर जिन्होंने अभी जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैच हो रहे थे जिम्बाब्वे में उसमें बेहतर प्रदर्शन किया और इसी आधार पर इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड भी दिया है श्रीलंका के खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने मोबाइल 2 ऐप लॉन्च किया है? याद रखिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत 2019 के पास है, तो इसने लोगों तक जो शासन की नीतियां हैं, योजना है, उसकी व्यवस्था को पहुंचाने के लिए मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन लॉन्च किया और कहा है कि आपका मोबाइल हमारा शासन। इसके तहत ये लोगों तक सरकारी सेवाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन का अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप लोग बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने, व्यवस्था ने ये लॉन्च किया। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित हुई थी? याद रखिएगा पेरिस। कहां हुई थी दोस्तों? पेरिस फ्रांस में आयोजित हुई थी और इसमें भारत ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। पहले की भांति अगर देखें अब भारत का प्रदर्शन अच्छा है। इसमें भारत ने स्वर्ण पदक 3 जीते हैं, जिसमें सुमित अंतिल ने, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने और अजीत सिंह, इन्होंने शॉटपुट में भाला फेंक और भाला फेंक में ये जीता है। और याद रख लीजिएगा रजत पदक जीता है 5 लोगों ने, योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में, निशांत कुमार ने ऊंची कूद में, याद रखिए। इसके अलावा शैलेश कुमार ने पुरुष ऊंची कूद में और रिंकू हुडा ने पुरुषों के भाला फेंक, ये रजत पदक जीते। कांस्य पदक की बात करें तो प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में, एकता भ्याड़ ने महिला क्लब थ्रो में और पूजा ने महिला भाला फेंक में जीता है। पैरा ओलंपिक गेम्स है दोस्तों, जिसमें भारत ने 10 पदक जीते हैं। पिछली बार इस गेम में 9 पदक जीते थे, इस बार भारत की टीम ने अलग रिकॉर्ड बनाया। तो यहाँ पर हमें आज खिलाड़ियों के नाम, संबंधित खेल और उनके अवार्ड को पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जून महीने के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? एशली गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर खिलाड़ी है, इन्हें ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंकिंग क्या है? याद रखिएगा दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंकिंग 4थी है। सबसे नंबर 1 पे अमेरिका, सेकंड नंबर पे रूस, थर्ड नंबर पे चीन और चीन के बाद भारत की सेना का नंबर आता है 4था। दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना है भारतीय सेना और 5वें नंबर पर नाम आता है दोस्तों ब्रिटेन का। ये वो ब्रिटेन है जिसने 200 साल का नंबर शासन किया और आज में से छाड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना बन चुके हैं। ध्यान रखिए कि भारत की सेना हो या इन देशों की सेना हो, इतने ताकतवर होने का जो पैरामीटर है वो लगभग 60 अलग-अलग चीजों को देखा जाता है, जिसमें इनकी वित्तीय हालत और इनके पास कौन-कौन सी रसद, कौन-कौन से अस्त्र शस्त्र है, उन सब के आधार पर इसका डिसाइड किया जाता है। और देखने वाली जो डेटा एक सर्विस है वो है ग्लोबल फायर पावर, ये डेटा तैयार करती है और विभिन्न देशों के सैनिक क्षमताओं पर नजर रखती है और ये समय समय पर अपनी रिपोर्ट भी देती है, जिस रिपोर्ट में भारत की सेना दुनिया की 4थी ताकतवर सेना है। ध्यान रखना बराबर। पाकिस्तान की सेना का भी आप लोग पूछ रहे होंगे, याद रखिए पाकिस्तान की सेना 7वें नंबर की शक्तिशाली सेना मानी जाती है विश्व की, लेकिन सोच लीजिए भी कैसी 7वें नंबर की शक्तिशाली सेना होगी? चुटपुट टिकड़ी जैसे तो इनके पास नहीं है। लेकिन सबसे कमजोर सेना किसकी दोस्तों? सबसे कमजोर सेना भूटान की मानी गई है। टोटल 145 देशों की सेना की रिपोर्ट इस पर बताई गई, जिसमें सबसे कमजोर भूटान की सेना है। अगला प्रश्न है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलेटिक चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो याद रखिएगा सहवाग प्रभु तिरुमलन, तमिलनाडु के मदुरै से संबंधित करते हैं। ध्यान रखिएगा किसान परिवार का बच्चा जिसको चुना गया है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ज्योत्सना सबर। ज्योत्सना सबर ने किसने गोल्ड जीता है? ध्यान रखिएगा। तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं जो अलग-अलग खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत की शान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, याद रखिए जिमेक्स मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया है? याद रखिए जापान। भारत और जापान की नौसेना के बीच में ये हाल ही में की गई मिलिट्री एक्सरसाइज है जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में, याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी जो क्षेत्र है यहाँ पर की गई है और विशाखापट्टनम जो है ये एरिया यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो
ये जापान और भारत के बीच की एक्सरसाइज है जो किया गया है। एग्जाम में ऐसा बहुत पूछा जाता है, यूट्यूब पे आप देखिए हमारे चैनल पे आपको दिखेगा कि हमने सभी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है विभिन्न देशों के साथ उसका भी लेक्चर बनाया हुआ है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिए। ठीक, आगे देखें, किस देश में गुइलेन-बेरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? दक्षिण अमेरिकी देश है, पेरू तटवर्ती देश है, इसकी राजधानी लीमा। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र आता है, वहां पर एकांका हुआ सबसे ऊंची ज्वालामुखी श्रेणी के तौर पर आप देखते हैं इसकी। तो पेरू में ये गुइलेन-बेरे सिंड्रोम लिखा है। जब कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा था उस समय भी देखने को मिला था। ये एक प्रकार का दोस्तों ऑटोइम्यून, याद रखिएगा, ऑटोइम्यून सिंड्रोम है, बीमारी एक प्रकार की जो कहीं ना कहीं आपकी परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जब ये सिंड्रोम आपको होता है तो आपको मांसपेशियों में दर्द होता है, सूजन आने लगती है, बुखार आने लगता है और कहीं ना कहीं अन्य प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। इसका कारण अज्ञात है, पता नहीं किया है, लेकिन जनरली माना जाता है कि विषाणु जीवाणु से इसकी शुरुआत होती है। इस सिंड्रोम की बात करें दोस्तों तो अलग अलग प्रकार की थेरेपी देकर इसका इलाज किया जाता है और ये सिंड्रोम एक प्रकार से आपका इम्यूनिटी सिस्टम को आपके शरीर पर आक्रमण करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करता है। तो याद रखिए, आपका इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली जो है आपके शरीर की, जो आपके शरीर की रक्षा करने का काम करती है विभिन्न वायरस और चीजों से, उस प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूर करता है कि आपके शरीर को खत्म करे। इस प्रकार की प्रणाली है गुइलेन-बेरे सिंड्रोम की, जो पेरू में आपातकाल का कारण बना हुआ है। अगला देखिए, भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की? तो याद रखिए, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत ने द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। कौन सी मुद्रा में? देश की मुद्रा में, रुपए में। रुपए में व्यापार को बढ़ावा देने की अच्छी बात है। जनरली हम अमेरिकी डॉलर पर डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं और अपनी मुद्रा में ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि अपनी मुद्रा को मजबूती प्राप्त हो और अन्य प्रकार की मुद्रा संबंधी समस्याएं ना हो। इसलिए भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में ट्रेड करने की व्यवस्था को शुरू किया है। भारतीय मुद्रा की दृष्टि से एक अच्छा कदम है और कहीं ना कहीं डॉलर पर आपकी निर्भरता को कम करने वाला क्लियर दोस्तों। तो यहाँ एक और देखिए प्रश्न अगला, एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को। याद रखिए, एशिया एथलेटिक्स संघ जो एशिया का सबसे बड़ा व्यवस्था मिलती है एथलेटिक्स की दृष्टि से, इसमें अपने सभी सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ अगर संस्था माना है तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को माना है, जो 1946 में एस्टैब्लिश की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। भारत का जो एथलेटिक्स संबंधी वैश्विक स्तर पर चैंपियनशिप में खिलाड़ी सामने आते हैं, भाग लेते हैं, सब चीजों का मैनेजमेंट कौन करवाता है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ करवाता है। तो ये एक व्यवस्थित संघ के तौर पर स्थापित हुआ, जिसको पुरस्कार मिला है। लास्ट है दोस्तों, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो रुद्रांश खंडेलवाल का नाम याद रखिएगा, इसने गोल्ड मेडल जीता। तो ये सभी दोस्तों करंट अफेयर में हाल ही में चर्चा का मुद्दे रहे हैं जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। मेरा टारगेट यही है कि मैं हर एक टॉपिक को करंट को आप लोगों से डिस्कस करूं, तो एग्जाम में अगर उस टॉपिक्स डायरेक्ट क्वेश्चन ना देखने को मिले तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उस टॉपिक के कोई से क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर को डिस्कस किया है डिटेल में। मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर इसी प्रकार के डिस्कशन को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।